कल पूरी क्वेश्चन तो हो नहीं पाया था इनकम टैक्स का। शायद कुछ ही क्वेश्चन हुए थे। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जितना देखते हैं कि आज कितना हो पाता है उसके हिसाब से। ठीक है। एक कैंडिडेट ऐड हुए हैं लोकेंद्र, है ना। ठीक है, चलिए अब प्लान करते हैं किस तरीके से कैंडिडेट को बुलाना है। आज में वो लुका छिपी खेल नहीं खेलेंगे कैंडिडेट। अब एक और हम काम करते हैं, एक मेल फीमेल ऐसे करके बुलाते हैं हम। ठीक है, सही रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल पुष्पेंद्र, देन फिर एक ऐसा जो फ्रीज है ना, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। पुष्पेंद्र आ जाइए। पहले कल क्वालिफिकेशन पूछ नहीं पाया था, क्वालिफिकेशन बताओ जरा क्या है। सर आई एम परसिंग बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चंस जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहा है, यानी टॉपिक है, क्वेश्चंस क्या है, टॉपिक है 1 to 37 उसमें से उठा लीजिए जो रह चुका है नीचे तक भी। 21 सर। 21, 21 नंबर आप बोल रहे हैं ना। इनकम टैक्स रेट्स, इसमें न्यू की बात हो रही है हमारी, है ना। तो इनकम टैक्स रेट्स न्यू, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा न्यू में कि इसके सेक्शन कौन सा बन रहा है न्यू का। जो न्यू टैक्स रिजाइम सरकार ने तय किया है इनकम टैक्स में, जो इंडिविजुअल के लिए बनाया था, तो वो सेक्शन कौन सा बना है। सर 115 बीएससी कॉमन 115 बीएस रेट बता सकते हैं। मैं आपको रेट उसका पूछता हूँ जो सीनियर सिटीजन है इसमें। सीनियर सिटीजन सर। सर उनके लिए भी सेम ही रेट है जो सबके लिए। तो क्या रेट है लगभग। मतलब वो अलग अलग इनकम से अलग अलग रेट चलता है तो। नहीं तो आप रेट बता सकते हैं ना कि इतना से इतना लाख के बीच में से। अगर 0 से 2.5 लाख की तक की इनकम में सेक्शन रहता है। अच्छा, मतलब सीनियर सिटीजन है नॉर्मली 3 लाख एग्जाम्पशन है। 3 तो लाख इस सेक्शन 115 बीएससी में आपका आपका कितना अमाउंट बताया आपने, 2.5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन है हाँ, वो। मतलब 115 बीएससी न्यू टैक्स रिजाइम में भी सेम रहेगा 2.5 लाख रुपए या 3 लाख है। नहीं 3 लाख हो जाएगा। अच्छा, 115 बीएससी सेक्शन जो न्यू टैक्स रिजाइम है इसमें सीनियर सिटीजन के लिए पूछ रहा था मैं। तो इसमें 3 लाख तक एग्जाम्पशन होगा, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कैसे लगे। उसके बाद सर 5% लगेगा। ठीक है, यानी 5 लाख ढाई, का जीरो से लेकर 2.5 लाख हो गया आपका एग्जाम्पशन। 3 लाख। सॉरी, 0 से लेकर 3 लाख एग्जाम्पन हो गया। उसके बाद 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5 लाख, कितना, 5%। 5%। और उसके बाद 5 से 7%, 7.5 लाख तक 5 लाख से 7.5 लाख का 10%। 10%। उसके साढ़े बाद सात से 10 लाख तक 7.5 से 15%। 10 लाख, यानी 2.5 2.5 लाख अंतर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कितना बताया आपने, 15%, 10 लाख। 15%। उसके बाद 10 से 12.5 तक। अच्छा, ढाई ऐड हो रहा हाँ। है, इधर कितना होगा, 2.5 ऐड होगा देन। 15 से। मतलब वही 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करना चाह रहे हैं। जी सर। हम्म 15 के बाद नहीं नहीं, मैं फिर से, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। 0 से लेकर 3 लाख बोला आपने, जीरो, एकदम। 0% है, एग्जेम्प्टेड है। 3 लाख से लेकर के 5 लाख बोला आपने कि आपका 5% है। 5 लाख से ले बोला बोला कि 7.5 लाख के बीच में 10% है। 7.5 से 10 बोला आपने कि 15%। चलिए 15% है ना, ऐसा यानी 5 में बढ़ा रहा हूं ना, कंफ्यूजन है। 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू के अंदर ना थोड़ा स्ट्रेट आप थोड़ा बैठने की कोशिश करो। आप लोग ठीक हो, मैं इंटरव्यू लेने आया। कंफ्यूजन है, किसी को पास ऑन करूं या याद आ रहा है। थोड़ा तो कंफ्यूजन ऐसा थोड़ी सी कि। चलिए ठीक है, तो ऑडियंस में कंफ्यूजन दूर हो जाता है। किनको परफेक्ट आता है आप बताएं। हाँ, हाँ बता सकते हो। सर नील से 2.5 लाख तक जीरो एग्जाम्प्टेड है, 2.5 से 5 तक है 5%। नील से लेकर के 2.5 तक। लेकिन इन्होंने तो नील से लेकर 0 से लेकर के 3 लाख का लिया एकदम। सीनियर सिटीजन ध्यान रखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन था, सीनियर सिटीजन। हाँ 60 से ऊपर वाले उम्र के लिए पूछ रहा हूँ। सेक्शन 115 बीएससी न्यू टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में पूछ रहा हूँ, जिनके सीनियर सिटीजन 60 से ज्यादा उम्र है, उनकी एग्जाम्पशन लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ तक कैसे चल रहा है सिलेबस। 5 से 10। सीधा 5 से 10। तो जी, स्लैब रेट हाँ हाँ, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेके 2.5 तक। 2.5 रहेगा। सीनियर Exact। सीनियर सिटीजन बात कर रहा हूँ मैं, 2.5 रहेगा। अच्छा, जीरो, पता नहीं, वो तो हम आंसर बाद में देंगे। 0 से लेकर 2.5 रहेगा, कितना बताया आपने, Exact। 0%। ठीक है, डेट 2.5 से 5 रहेगा 5%। ठीक है। 5 से साढ़े
7 रहेगा 10, ठीक है। 7:30 से 10 रहेगा 15, और 10 से 12:30 रहेगा 20। अच्छा, मतलब 5-5 बढ़ते रहेंगे। हाँ। ठीक है, इसके बाद चलता रहेगा। तो कंफ्यूजन क्या हो जाते हैं कि सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल एज, एग्जेम्पशन लिमिट इसमें 115 बीएसए में सेम रहता है 2.5 लाख रुपए, 0 से लेकर 2.5 लाख, 0%। इसके बाद 5% के हिसाब से बढ़ता रहता है, यानी 0 से 5 ऐसा चलेगा, फिर 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30, 30 के बाद फिर कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन था, ये याद नहीं आता। 25 आता है। नहीं, 5 बढ़ेंगे ना, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 5 ही बढ़ेंगे, 500% बढ़ेंगे। 10 लाख तक की इनकम तो 15%। और 10 जोड़ना पड़ेगा कि आप 2.5 से करके कहाँ तक पहुंचते हैं, शायद 15 लाख के बाद हो जाता है 30%, 30%। क्योंकि वहां तक 2.5 पहुंचेंगे ना, तो ऐसा पहुंचता है। यानी जो कंफ्यूजन मेरे को ये देखना था कि एग्जाम्पशन लिमिट क्या बोल देते, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू के अंदर यही गलतियां कर देते हैं कि न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर हो सकता है सीनियर सिटीजन है, अच्छा तो 3 लाख एग्जाम्पशन होगा, अब फिर शुरू हो जाते हैं, बाकी याद रहता है कि ठीक है ऐसा है डन। चलिए ठीक है, इसमें सिलेक्शन तो किसी को करना नहीं, आ जाइए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट आकांक्षा, वॉइस आ रही मेरी? ये सर आ रही है। एक टॉपिक जो भी है आप यहाँ से लीजिए। 8 नंबर। कौन सा? 8 नंबर? यस सर। ठीक है, 8 नंबर यहाँ से निकालता हूँ आपके लिए। चालान एंड सीन, ये 2 टॉपिक पे आया हुआ है। मुझे बताइए कि इनकम टैक्स में जो चालान नंबर है जिसके थ्रू हम टैक्स जमा करते हैं, वो चालान नंबर 280। 280। चलिए तो करेक्ट है, करेक्ट है ना? ठीक है। अब CIN एक साथ में आया है, तो सीन का फुल फॉर्म क्या है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये कितने नंबर का होता है बेसिकली? ये होता है सर 20 नंबर का सकता। हाँ 20 नंबर का। अच्छा, टोटल 20 नंबर का। कुछ डिफाइन कर सकते हैं यस कि कैसे कैसे होता है ये? सर 8 नंबर होते हैं BSR अच्छा, 8 कोड, होते हैं और 7 नंबर डेट होती है, और 5 7 नंबर नंबर डेट, चालान का नंबर होता तो है। पूरा हो गया। मतलब 8 नंबर BSR कोड बोला, 7 नंबर डेट बोली, और 5 नंबर का सीरियल नंबर बोला। क्या सही जवाब है? यस सर। नहीं, यहाँ से ऑडियंस कह रहे हैं सही जवाब नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कुछ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप? आपने बोला 8 नंबर BSR कोड, 7 नंबर की डेट और 5 नंबर का सीरियल नंबर। डेट कभी होता है 7 नंबर का? नहीं सर डेट 8 नंबर होती है, और हाँ, BSR कोड तो 7 नंबर डेट का होता जो है। है DDMMYYY का चलता है फॉर्मेट, तो सिंपल बात है, यस डेट सर। 8 नंबर होगा। और डेट BSR 8 जो नंबर है, होती है, BSR कोड वो 7 नंबर होंगे, वो 7 नंबर होता 8 है। नंबर के होंगे, और 5 नंबर सीरियल नंबर। तो 7, 8, 15 और यस 5, सर। 30 टोटल। ठीक है, डन। चलिए यस सर। ओके, नेक्स्ट हिमांशु नहीं है, आज नहीं आया। ठीक है, विश्वजीत आ जाए। थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप बताइए मेरे को, इसमें से टॉपिक है कवर करिए, कौन सा चाहिए आपको? सर 25 सर। हाँ 25 25। क्लियर 25 तो ऑलरेडी 25 में है क्या एक्चुअली? सर। आपने 19 कर लिया था 19। 19 नंबर। यस। ठीक है 19। आप क्या आया है? फॉर्मेट टू कैलकुलेशन ऑफ HP, समझ रहे हैं? फॉर्मेट टू कैलकुलेशन यानी कि हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मेट है? क्लियर? क्या चीज? क्लियर बेटा। क्लियर है बट आता नहीं है। यस। जितना आ रहा है उतने बताओ, देखते हैं, फिर ऑडियंस से पूछेंगे, फिर मैं जवाब दूंगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मेट सरकार ने बनाया है? सर सैलरी का 10%। सैलरी का 10%। यस सर।
शायद गलत ट्रैक में जा रहे हैं, है ना? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि जवाब नहीं आ रहा। हाँ चलिए, इधर से कोई ऑडियंस जो कंप्लीट आता है जिनको, आपको आता है? ठीक है, अच्छा तीनों सबको आता है, ओके हाँ बताएं। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकम हाउस प्रॉपर्टीज है या ड्यू है उनको जोड़ेंगे। इसमें से सर जो क्या हमने क्या 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 क्या? जो भी इनकम ड्यू है हाउस प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ड्यू है, ये कैसा इनकम ड्यू होता है? मतलब ड्यू मतलब रेंट मिला और रेंट भी ड्यू है। अच्छा रेंटल इनकम ड्यू, रेंट ड्यू, मतलब मुझे लगा हाउस प्रॉपर्टी से ड्यू सर, ठीक है रेंट ड्यू, ठीक ड्यू है। है या मिल गया उसको जोड़ेंगे। हाँ हाँ, मतलब ये रेंट लेंगे, हाँ rent। चाहे मेरे को मिल गया है या अभी बकाया चल रहा है, वो हम जोड़ेंगे, ठीक है रेंट। ठीक है, उसके बाद उसमें से अगर हमने हाउस रेंट पे किया है, हाउस हाउस रेंट सॉरी हाउस टैक्स पे किया है तो उसमें हाउस टैक्स पे किया है, मतलब रेंट जो है उसमें से हाउस टैक्स पे किया है उसको माइनस करेंगे, ठीक आगे। जो नेट अमाउंट आएगा उसमें अंडर सेक्शन 26 में डिडक्शन लेंगे। जो नेट अमाउंट आया है उसके अंडर सेक्शन 26 में, ये गलत जा रहे हैं। सेक्शन कौन सा है? 24। 24, यानी सेक्शन 24 में माइनस करेंगे जो नेट आएगा, यानी कि रेंट माइनस हाउस टैक्स जो आता है रिजल्ट, एंड उसको बोलते हैं उसमें से 24 सेक्शन हम माइनस करेंगे, वो कितना वैल्यू होता है? 30% होता है। डिडक्शन उसके बाद इंटरेस्ट मैनेज, और उसके बाद इंटरेस्ट मैनेज। हाँ इंटरेस्ट मतलब होम लोन का, उसके बाद जो आएगा आपके पास बैलेंस वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये आज थोड़ी तैयारी कम थी लग रहा है। नेक्स्ट तनु, टॉपिक उठा ले 20 नंबर। अच्छा पहले से डिसाइड करके आए थे कि 20 ही उठाना है क्योंकि आते के साथ ही बोल दिया। आपके लिए आया है HRA रूल्स एंड कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन तो ऑलरेडी क्लासेस में कराया था, बहुत सारा कैलकुलेशन कराया था, अब वो तो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के अंदर कोई पूछते भी नहीं कैलकुलेशन, बस रूल वगैरह पूछ सकते हैं कि हाँ आता है या नहीं आता। तो मैं भी HRA का रूल पूछ रहा हूँ, जैसे लाइक इंटरव्यू, ठीक। तो HRA का रूल बताइए कि पहले सबसे पहला HRA का फुल फॉर्म? हाउस रेंटल। हाउस रेंट, HRA। हाँ HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। इसके सेक्शन जो एग्जाम्पशन सेक्शन है वो कौन सा लागू होता है? 10 ब्रैकेट 13A। अच्छा सेक्शन 10 ब्रैकेट में 13, तो ब्रैकेट में 13 को क्या बोलते हैं? सबसेक्शन। सब सेक्शन, यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ये बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पशन लेने का रूल है HRA का, वो क्या बना रखा है सरकार ने? हाँ फर्स्ट HRA रिसिप्ट, सेकंड में हम जो रेंट पे करेंगे उसमें से माइनस करेंगे 10% सैलरी का, रेंट पेड माइनस सैलरी का 10% बराबर, आगे। और उसके बाद 30 नंबर पे अगर हमें वो निकाला था 50% सैलरी का, अगर वो CCTM में है। कितना 50? हाँ अगर 15 50 50%, ओके 50% ऑफ सैलरी। अगर वो मेट्रो सिटी में है तो मेट्रो सिटी में उसको जॉब है या रेंट पे कर रहा है? मेट्रो सिटी में वो रेंट पे कर रहा है। अच्छा रेंट पे कर रहा है, तो रेंट पे कर रहा है मेट्रो सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक आगे। और अदर सिटी अदर सिटी है तो 40%। 40% रेंट है ना, मतलब सैलरी का है ना। तो तीनों में सबसे क्या होगा एग्जाम्पशन? जो सबसे लोअर होगा वो लेंगे। वो एग्जाम्पशन है ना, तो सारांश से निकल गया कि HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस, ठीक। और इसकी एग्जाम्पशन की जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A है। और रूल क्या है कि फर्स्ट अमाउंट रिसिप्ट HRA की, सेकेंड रेंट पेड माइनस सैलरी का 10%, और थर्ड अगर कोलकाता चेन्नई दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटी में अगर पे करता है रेंट तो 50% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी, विच एवर द लोअर एग्जाम्प्टेड होगा, है ना। ठीक है डन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या चल रहा है? मेरा भी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। बीकॉम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट्स का नाम यहाँ से, मैं कट कर रहा हूँ जिनका जिनका यहाँ से हो रहा है। पुष्पेंद्र, कांक्षा, इसके बाद मेल में कौन है? मानसू तो अभी आया नहीं है तो कट कर देता हूँ। विश्वजीत का हो गया, आशुतोष यार। नंबर 22। अच्छा कंटिन्यू ले रहे हैं 19 20 21 22, इसमें कुछ है क्या? मैं तो कुछ दिखाया नहीं।
इनकम टैक्स रेट्स बताने हैं ओल्ड वाले, मतलब न्यू टैक्स रिजाइन तो हमने 115 BSc सेक्शन देख लिया, आपको इनकम टैक्स रेट्स बताने हैं ओल्ड वाले, ठीक। तो किनका पूछूंगा, किसका पूछूं मैं, चलिए आप बताइए, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 से ऊपर होता है, सुपर सीनियर सिटीजन, हाँ, कि उनका इनकम टैक्स रेट जो फाइनेंशियल 21-22 गुजर गया था, असेसमेंट 22 चल रहा है, इसमें क्या रेट तय किया गया? 60 से 80 के साल के बीच, 80 साल से ऊपर वाले, हाँ, 80 साल से ऊपर, और उसके बीच तो कुछ है नहीं, तो ऊपर गया तो वैसा तो होगा। उसमें अप टू 5 लाख 0%, फिर उसके बाद 5 लाख टू, ऊपर कहीं लिखा है? नहीं सर, अच्छा 5 लाख टू 7,50,000। अच्छा, मतलब 0 to 5 lakhs में 0%, 5 lakh to 7 lakh नहीं, कितना परसेंट? उस पे हमारा होगा 20%। ठीक है। फिर उसके बाद अब 7 lakh, अब 10 लाख, तो आपने 5 से लेकर 7 बोला ना, तो 7 के बाद सीधा उछल के 3 लाख को टैक्स मत दे। नहीं सर, अप टू 5 लाख 5%, अप टू 5 लाख 5%, हाँ, ठीक है। 5 to 10 लाख, हम्म 5 to 10 लाख 20%, हाँ ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, कल भी समस्या आई थी, ऐसा नहीं कि क्लासेस में आप ध्यान नहीं देते हो, क्लास तो ठीक ही आपकी चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इंटरव्यू यही समस्या आती है इंटरव्यू में। हमें ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स भाई अच्छे से पढ़ रहे हैं जो भी है, जब वो जाते हैं इंटरव्यू के अंदर तो ये कॉन्फिडेंस में कमी आती है, कहाँ आती पता नहीं। आज तो ये भी दिक्कत नहीं आ रही कैमरा की, क्योंकि आदत पड़ गया हो तो ये तो आप देखते भी नहीं, आप तो फिर कल की बात छोड़ो, आज तो अलग ही कहानी। तो अब तो सिंपल एक इंटरव्यू चल रहा है, मैं भी वही पुराना, आप भी वही पुराने, सर याद रह गई, माइंड से स्किप हो स्किप कर जाता है, दैट इज इंटरव्यू। यही अगर एकेडमिक होता ना, लिखने वाला क्वेश्चन आंसर 11th 12th या बीकॉम या कुछ आगे का, तो हम सो ऊपर छत देख कर, आसमान देख करके आंसर बना देते। अच्छा सोच सोच, यहाँ तो हो नहीं सकता। अगर आपने सोचना चालू किया, यहाँ वहां देखना चालू किया, कॉन्फिडेंस लूज। आपको आई कांटेक्ट रखनी है, आई कांटेक्ट हटानी नहीं है। आई कांटेक्ट हटानी मतलब कि घुसे नहीं दिया आंख में ना, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे बातचीत होती है उस तरह से आई कांटेक्ट में 60-40 का रेशियो रखना चाहिए। मतलब 60% आप आई कांटेक्ट करिए, 40 इधर से उधर देख सकते हैं, ये तो फिर बहुत दिक्कत है ना फिर। हाँ फिर बोलो, अगर एक बार और मौका दे रहे हैं तो ऑडियंस पे जाएगा ये। सर याद तो, लेकिन कंफ्यूज हो रही। अच्छा मतलब याद नहीं, कोई किसी को है क्लियर इधर से? अच्छा इधर से सब क्लियर है, ओके बता दीजिए। सर 3 से 5 तक 0%। 3 से लेकर 5 लाख जीरो, मैंने पूछा 80 से ऊपर उम्र वाले, 80 से ऊपर वाले जो हैं उनकी बतानी है आपको। अप टू 5 लाख 0%। तो 3 से 5 कहाँ से क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, 5 लाख 0%। अप टू 5 लाख 0%, 5 to 10 20%। 5 to 10 यानी 5 लाख to 10 लाख 20%। 20%, हाँ, Above 10 30%। अब 10 लाख 30%। तो सिंपल था, 0 से 5 लाख 0%, 5 लाख से 10 लाख 20%, सीधा 20 में जाता है उनका, है ना। और आपके 10 लाख से ऊपर जाने पे क्या होता है? 30%। सर से बता सकते हैं कुछ? हाँ सर, मैं अच्छा सर से आप बताओगे आधा आधा, आप काम करना है, 2 कैंडिडेट आप लेके जाना किसी को इंटरव्यू के लिए। अच्छा हाँ, अगर हमारी इनकम एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो उस पे हमारा लगता है 5%। 50 लाख से ऊपर जाता है तो कितना लगता है? 0% ये हो रहा है। उसके बाद सर, अगर 1 करोड़ से एक्सीड मुझे लगता है तुम्हारा एडिट करना ही पड़ेगा। कर ही देगा सर। 1 करोड़ से अगर ऊपर जाती है 50 लाख से ऊपर पे कितने हैं? 5%। 5% है सर साहब, गलत। 50 लाख से ऊपर कितने हैं? 10%। 10, और फिर 1 करोड़ से ऊपर 15, 15%। उसके बाद कहाँ जाता है? 25, 25%। 25% का स्लैब क्या है? 25, मतलब कितने के ऊपर जाता है? 2 करोड़, 2 करोड़। और उसका 25 के बाद 37, 37%। कब तक? 10 करोड़, 5 करोड़ नहीं। 5 करोड़ से ऊपर। चलिए इसमें कंफ्यूजन था सबको, है ना, थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, डन है, जाइए नेक्स्ट कैंडिडेट। अनुराधा, आप ऑनलाइन हैं? यस सर। ठीक है, एक टॉपिक आप सिलेक्ट करिए जो नहीं हुआ है, आप नंबर दिखाता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। 15 सर। 15, 15 नंबर ना? जी।
आपके लिए एक टॉपिक निकला है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? No, sir. ओ, कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जम्पशन 54। अच्छा, चलिए तो फिर हमें ऑडियंस से बात करनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ से कोई है जिनको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 याद है? अच्छा, आपको याद है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट चांस आप पे लेंगे, इसलिए आप इसका भी आंसर दे देना और अगले हफ्ते भी। आ जाओ इधर उधर। आप कल नहीं आए थे? ठीक है। सबसे पहले तो इनका आंसर दीजिए। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन सर ये लॉन्ग टर्म 54। कैपिटल गेन के लिए होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें कोई इनकम हुई है, अगर वो इनकम हम एक साल के अंदर अंदर किसी दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब गेन हमने मकान बेचा, ठीक है, 2 साल हाँ, के बाद तो ठीक हमें है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। उससे होने वाली इनकम हमने दूसरे मकान पे 1 साल के अंदर अंदर खरीद के उस पे लगा दिया, तो इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अच्छा, एग्जम्पशन हो जाएगी। हाँ, एग्जाम्पशन हो तो जाएगा। अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मतलब जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला, हाँ, मान चलिए एग्जांपल लेता हूँ कि 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल करी, हाँ 8 लाख की बाई किया था, तो 2 लाख रुपए हो गया। मतलब 10 लाख की सेल करी, 8 लाख की बाई किया था, 2 लाख परचेज किया था, तो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है ना, हाँ। और 10 लाख की सेल करी। हाँ। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई प्रॉपर्टी में? सर 3 लाख होते हैं, 3 लाख नहीं, ये तो समझ में आ रहा है आप लोग क्या पूछ रहा हूँ? हाँ। यानी 10 लाख रुपए सेल वैल्यू है और हमने बाई किया था उस प्रॉपर्टी को 2 लाख में। कैपिटल गेन बना लॉन्ग टर्म वाली, जो बनी आपकी 2 लाख रुपए। तो हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा सेक्शन 54 को लेने के लिए, एग्जाम्पशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? जितना जितना हमें गेन हुआ है ना, हम्म। अगर वो सारा अमाउंट लगा देंगे हम्म। तो एग्जाम्पशन सारा अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, मतलब 2 लाख रुपए गेन हुआ है तो 2 लाख लगा देंगे तो हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं कि 10 लाख लगाना ना, पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। क्या करेक्ट है? ये कंफ्यूजन है? हाँ? मतलब मेरा, देखिए इनका तो ठीक है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कहता है किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को मेरे पास था और हमने 2 इयर्स बाद उसको सेल आउट कर दिया, तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब लॉन्ग टर्म होने के बाद गेन आ रहा है, उस पर टैक्स लगेगा, तो उससे बचना चाहते हैं तो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 है। बस उसमें कहता क्या है कि इन्वेस्ट करना है नई प्रॉपर्टी में। मतलब नई प्रॉपर्टी मतलब आपके लिए नया होगा, जहां से खरीद रहे हैं, हो सकता है बना बनाया हो जैसा भी है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो आंसर क्या निकला कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट है वही तो एग्जाम्पशन चाहिए ना आपको, तो वही चाहिए, तो वही कर दो इन्वेस्ट। और क्या, 2 लाख रुपए है, 2 लाख कर दो। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगा। अगर 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किया तो कोई बात नहीं, आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया भाई, एग्जाम्पशन तो आपको 2 ही मिलेगा। मान के चलिए 3 लाख किया तो थोड़ी माइनस में हो जाएगा, इनकम माइनस में थोड़ी ना जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक। सर एक और है, उसको 3 साल तक मकान वो बेच नहीं हाँ, सकते। वो तो अगर कंडीशन है, वो कंडीशन है कि क्या है कंडीशन? 3 साल तक वो मकान बेच नहीं सकते, अगर बेच दिया तो फिर टैक्स पूरा हाँ, टैक्स जो लग नई जाएगा। प्रॉपर्टी बाई करा है, खरीदने की तारीख से लेकर के हाँ, आपको 3 अगले साल तक 3 साल तक उसे हम सोल्ड आउट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो फुल्ली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब फुली टैक्सेबल इन द सेंस कि जो हमें एग्जाम्पशन मिला था जितना अमाउंट का, वो अगेन हमारी इनकम गेन में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो उनका उधारी चुका दिया जो अनुराधा का। अब आपका अपना टॉपिक है, यहां से उठाइए। इसमें 37 तक है टॉपिक, ठीक है, बाकी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो जो नहीं कवर है उस पर डालें। 28। ओ, बहुत ही सिंपल, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन देखे तो खुशी आई होगी। प्रीवियस असेसमेंट ईयर तो बता दें कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इन दोनों शब्द में क्या अंतर है? सर ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब पेड करते हैं तब इनका यूज, प्रीवियस ईयर मतलब इस साल की इनकम का अगले साल, इस साल की इनकम का अगले साल टैक्स जमा करेंगे तो इस साल की इनकम को प्रीवियस ईयर बोलेंगे, जिस साल अगले साल जब टैक्स जमा करेंगे उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं, हाँ वो सॉरी क्या प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस हाँ, ईयर जिस साल इनकम अर्न कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, तो इतना जल्दीबाजी क्यों? प्रीवियस ईयर और पहले बता देते हैं थोड़ा सा रोक करके
कि कभी भी ना क्वेश्चंस आप सुनो ढंग से। मान के चलो क्वेश्चंस सुनने में दिक्कत आ रही है तो एक बार रिपीट करने को बोलिए आराम से, और आंसर देने की तसल्ली लीजिए आराम से, बड़े आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और आई कांटेक्ट बनाए रखें। हाँ, असेसमेंट ईयर तो वो होता है जब थोड़ा सा फाइनेंशियल पीछे ईयर का बैक होकर के बैठेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, असेसमेंट ईयर वो होता है जब फाइनेंशियल ईयर का टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं तो उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। यानी फाइनेंशियल मतलब का टैक्स 2021-22 का टैक्स 22-23 में पे कर रहे हैं, यानी 21-22 का टैक्स हम 22-23 में पे हाँ, करें तो तो असेसमेंट बोलते हैं। 22-23 असेसमेंट ईयर हो गई। मैं तो असेसमेंट के बारे में ही पूछ रहा हूँ, वो तो पूछ नहीं रहा हूँ कि किस हाँ। साल का टैक्स कौन सा। क्या संतुष्ट है आप इनके आंसर से? नहीं, ऑर्डिनेंस संतुष्ट नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो कहलाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात हो रही है, तो वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर बहुत ही छोटा चीज पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं और असेसमेंट किसे कहते हैं, बहुत छोटे से। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज है, बचपन का चीज है देखा जाए, मतलब इनकम टैक्स में बात मतलब करें। प्रीवियस ईयर जैसे आज हम खड़े हैं तो पिछले साल होगी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर होगी मतलब आने तो इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब पिछले साल का। कोई और डिफाइन कर सकता है? आप हाँ बोलो। प्रीवियस ईयर वो होता है जो अर्निंग ईयर होता है और इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं हम। बस सिंपल सिंपल यार, इसमें कुछ करना नहीं था। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो अर्निंग ईयर है, और असेसमेंट ईयर इस अर्निंग के अगले साल को असेसमेंट बोलते हैं, और तो कुछ है नहीं। सर बोला था कि आज वो आपने बोला, लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत कुछ मिला दिया। मैंने आपको बोला ना कि आता सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बात है एक्सप्रेस करने वाली बात। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि हम अब मैंने तो उनको नहीं बोला कि यही बोलना है, बट एक लाइन सॉलिड में आंसर आना चाहिए। तो इंटरव्यू का अर्थ ये होता है, ठीक। तो मतलब प्रीवियस ईयर वो है जिसमें हम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मान लीजिए उनका टैक्स आप 2 साल बाद ही भरते हो, तो असेसमेंट ईयर जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक। चलिए, तो जो जो जहां जहां कमी नजर आ रही है लोगों को, वो थोड़ा थोड़ा सुधार करिए, ताकि आपका जो रियल इंटरव्यू होने वाला है कुछ महीनों बाद, तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। लोकेंद्र आपका यहाँ पर, राधा श्वेता आ जाइए। श्वेता आइए, तो चलिए आप टॉपिक यहाँ से उठा लीजिए। 1 to 37 में जो भी ब्लैंक आपको दिख रहा है उस टॉपिक को आप ले सकते हैं। 12 है ना, 12 डिफाइन लीव एनकैशमेंट, याद है? मतलब लीव एनकैशमेंट, ठीक है। चलिए, आपको सबसे पहले बताना है कि लीव एनकैशमेंट कितने प्रकार की लीव विथ पे मिलता है, और उसमें से लीव एनकैशमेंट कहते किसको है? सर 2 टाइप्स की लीव होती हैं। 2 टाइप की लीव होती है विथ पे वाली। हाँ, एक कैजुअल लीव होती है हम्म। और एक होती है अर्निंग लीव। एक होता है कैजुअल लीव और दूसरा अर्निंग लीव। एक कैजुअल लीव और दूसरा अर्निंग लीव। सिक और कैजुअल तो सेम ही होती है। हाँ, पता नहीं सर, कैजुअल लीव और सिक लीव सेम है, ऐसा है क्या? सेम, कैजुअल लीव और सिक लीव वो हर सेम, अंतर कुछ नहीं है। अर्निंग लीव होती है। हाँ हाँ, कैजुअल लीव जो होती है वो 7 डेज पर, मतलब 7 वो एक एवरेज बनाया गया है, जरूरी नहीं है कि 7 डेज होगा, मतलब एक अनुमानता है कि 7 डेज के हिसाब से मिलता है, ठीक। अर्निंग लीव होती है वो 24 दिन की होती है। मतलब जरूरी नहीं, वो भी जरूरी नहीं है, मतलब मंथली 2 दिन का है फिक्स, बट लेट सपोज है कि कंपनियां नॉर्मली ऐसा करती है ना। तो लीव तो 2 टाइप के लीव हो गए, सीएल और ईएल, ठीक। अर्निंग लीव, तो ये अर्निंग लीव है और कैजुअल लीव है। तो लीव इनकैशमेंट जो शब्द कहा गया है, किसके लिए कहा गया? सीएल के लिए, ईएल के लिए? सर ईयर के लिए। नाम से लग रहा होगा क्योंकि अर्निंग लीव है। तो कैजुअल लीव में अगर हम काम करते हैं तो क्या पैसे उसको मिलेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सिंपल बात है। हाँ हम चलिए, अपने आप से मतलब छुट्टी कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, छुट्टी तो इसमें भी कर रहे हैं देखा जाए तो। वो सिक लीव हो गई ना। हाँ, सिक लीव हो गई तो उसमें एक तरह का देखा जाए तो लेना मैंडेटरी टाइप का हो गया कि भैया ले लो, नहीं तो फिर आप काम करोगे तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लीव इनकैशमेंट जो मिलता है उसमें मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना होता है सरकार की तरफ से? क्योंकि लीव इनकैशमेंट मिल रहा है मेरे को, वो इनकम में आ रहा है, ठीक है। तो इनकम में तो आ रहा है, लेकिन उसके लिए टैक्सेबिलिटी का एग्जम्पशन भी है कि चलो भैया ठीक है एग्जम्पशन मिल जाएगा। वो कितना अमाउंट है? एग्जम्पशन अमाउंट पता नहीं है, ठीक है। कोई बता सकते हैं यहाँ से एग्जम्पशन अमाउंट? हाँ, फुल्ली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल है। हाँ, क्योंकि वो तो मिलना ही नहीं है ना, तो जो काम करो चाहे ना करो। कैजुअल लीव पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं, कैजुअल लीव की बात नहीं किया, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट की एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? एग्जाम्पल हम्म,
कितना 3 लाख। अगर रिटायरमेंट तक उन्होंने कोई लीव नहीं दी, हम्म। रिटायरमेंट पे Year 3 basis लाख तक, रिटायरमेंट में 3 लाख तक उन्हें एग्जेम्पशन मिलेगा, बैलेंस चार्ज होगा और इनकम टैक्स। और अगर कंटिन्यूटी में ले रहे हैं तो हर साल हम जितना लिव इनकैशमेंट हमारा बन रहा है उसमें हम ले रहे हैं तो उसमें टैक्सेबल होगा। कैसे लोग, ठीक है। कोई सहमत है इनकी बातों से? नहीं, याद नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, फुली टैक्सेबल होगा। ईयर भी अर्निंग लीव का पैसा अगर हम साल में निकाल लें तो फुली टैक्सेबल होगा। अगर आफ्टर मतलब जब छोड़ के जाते हैं जॉब या रिटायरमेंट के बाद निकाल रहे हैं तो 3 लाख तक एकदम से ले सकते ठीक है, करेक्ट, आपने भी सही बोला कि अगर हम अर्निंग लीव यानी कि ईयरली बेसिस पे साल में जितना मेरा हिसाब बनता अर्निंग लीव उतना मुझे दे दो भैया कैश, मेरा सैलरी में दे दो, तो वो हो गया टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, स्टॉप कर दिया, नहीं हम रिटायरमेंट के वक्त लेंगे या जब नौकरी छोड़ के जाएंगे तब मिलेगा, तब ऐसे ही वो 3 लाख तक एग्जम्प्टेड है, मैक्सिमम 3 लाख तक। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। इसमें से एक रह गए मानसी। बताइए मानसी, आपको टॉपिक दे रहा हूं मैं यहाँ पर। 30 हो गया सर। हाँ, 30 नंबर चाहिए आपको। 30 नहीं हुआ, दे दूं? ठीक है, तो 30 नहीं हुआ, 30 दे देता हूँ। लीजिए। ओ 30 में पैन रिकॉग्निशन का टॉपिक आया है, मतलब पैन कार्ड से पहचान जाएंगे कि फर्म कैसा है, किस प्रकार का फर्म है, ये है पूछने का मतलब। ठीक है ना? तो मुझे बताइए जरा कि पैन कार्ड को देख करके पहले पैन कार्ड का फॉर्मेट कितने नंबर का होता है? 10 नंबर्स का होता है, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक। न्यूमेरिकल अल्फाबेट मिलाकर 10 नंबर होते हैं, मतलब 10 अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक मिक्स करके होते हैं। ठीक है, और पहले कितने कितने सीरीज में होते हैं? अल्फाबेटिक होते हैं पहले या न्यूमेरिक होते हैं पहले? पहले अल्फाबेटिक होता है। कितने अल्फाबेटिक कितने होते हैं पहले? 5 5 अल्फाबेटिक होते हैं स्टार्टिंग में, फिर कंफ्यूजन है। नहीं, हाँ, 3 5 अल्फाबेटिक हैं, 3 न्यूमेरिक, 3 न्यूमेरिक। लास्ट की जो 2 है वो अल्फाबेटिक। अच्छा, मतलब 5 अल्फाबेटिक, 3 न्यूमेरिक और 2 अल्फाबेटिक, ऐसा क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, कैसा होता है? 5 अल्फाबेटिक, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेटिक। ये तो सामान्य है ना। चलिए, पूछना भी नहीं था मेरे को, मुझे तो पूछना यह है कि पैन कार्ड के जो नंबर आते हैं हमारे पास, पैन कार्ड को देख के हम पकड़ सकते हैं कि ये फर्म किस प्रकार की है या किस प्रकार का एसएससी है, तो कैसे पकड़ेंगे आप? तो C is for कंपनी। तो कहाँ पर है सी जो फॉर कंपनी, किस जगह पे देखेंगे आप? ये जो 4th लेटर होता है वो बताता है। अच्छा, 4th फर्स्ट मतलब फर्स्ट काउंटिंग करेंगे हम, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो जो फर्स्ट 4th लेटर है वो बताएगा हमारा कि सी फॉर कंपनी है। ठीक है, एंड P for individual, पी फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल प्रोवाइडरशिप फॉर्म दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ ठीक है, डन। F for partnership। ए फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, है ना? और फिर और कुछ एचयूएफ के लिए? खैर 3 आपने बता दिया सही, बट एचयूएफ के लिए क्या होता है? एच होता है, नहीं एच एचयूएफ के लिए। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए क्या रह गया? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए पी रह गया, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए होता है ना, इंडिकेट होता है। ठीक है, तो चौथे पे सी फॉर कंपनी, पी फॉर इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ए फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, एच फॉर एचयूएफ। ये मेन 4 याद रखें। ठीक है, ये अटकना नहीं चाहिए था इसमें, थोड़ा सा स्मूथ चलना है। ठीक है।